हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे, जिसका 1, 2 या 3 वीडियो हमने पहले भी अपलोड कर चुके हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। इसमें थोक कीमत सूचकांक की उपयोगिता और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। पहले भी हम पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है। तो ये थोक मूल्य सूचकांक जो है वह अर्थव्यवस्था के थोक कीमतों पर वर्तमान कीमत में परिवर्तन की स्थिति को बतलाता है। यह भारत में सर्वप्रथम 1947 में ही प्रयोग किया गया था, लेकिन 1956 में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में 1952-53 को आधार वर्ष मानते हुए इसका प्रयोग किया गया था। किंतु औद्योगिक जांच कमेटी के सिफारिशों के आधार पर नई श्रृंखला आरंभ की गई, जिसमें 139 वस्तुओं को शामिल किया गया था। फिर जिसमें 1970-71 आधार वर्ष को लेकर थोक कीमत औद्योगिक वस्तुओं का सूचकांक बनाया गया, लेकिन वर्तमान में यह 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है और महंगाई की जांच की जा रही है, मुद्रास्फीति की जांच की जाती रही है वर्तमान में 2011-12। तो आइए जानते हैं इसकी उपयोगिता। ध्यान रहे, वर्तमान समय में 697 वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है। कितना? 697 वस्तुओं को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन में पूछ देगा कि थोक मूल्य सूचकांक क्या है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपको थोक मूल्य सूचकांक किसे कहते हैं। 2-3 लाइन का मतलब ऑप्शन आपको बना देगा। ऑप्शन ऐसे बनाया जा सकता है कि सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन, थोक मूल्य में कीमत स्तर में परिवर्तन, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको जो सटीक परिभाषा में सूट करे उस चीज़ को आप क्लिक करेंगे। तो ये रहा। और ये लॉन्ग इसका हो सकता है, इसका फार्मूला पूछ दे, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं थोक मूल्य कीमत सूचकांक की उपयोगिता। तो इसकी उपयोगिता, पहला उपयोगिता है कि मुद्रास्फीति का दर का निर्धारण किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता इसका यही है कि थोक मूल्य सूचकांक जो है वह अर्थव्यवस्था में जो महंगाई होता है उसको मापा जाता है। वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक में कोई भी परिवर्तन मुद्रास्फीति तथा विस्फीति की दर को निर्धारित करता है। इसका सूत्र है, ये देखिए, मुद्रास्फीति का दर निकालने के लिए वर्तमान वर्ष के WPI बटे पिछले वर्ष के, यानी कि जो हमने वहाँ P0 से आधार वर्ष को लेते थे, तो पिछले वर्ष मतलब आधार वर्ष को, और वर्तमान वर्ष P1 से हम डिनोट करते थे, उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। देख लीजिए, वर्तमान वर्ष के WPI बटे पिछले वर्ष के WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इंटू 100 कर देने से एक एग्जाम ये निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, WPI 2001 का इतना है ना, देख लीजिए, और 2000 का इतना है, ठीक ना। यानी कि 2001 का 165 है और 2000 का 150 है। तो क्या करेंगे, 165 बटे 150 इंटू 100 कर देंगे, तो ये महंगाई निकल जाएगा। देख लीजिए, महंगाई कितना है, 10% वृद्धि हुआ है। इस चीज़ को ज्ञात किया जाता है। इसकी दूसरी उपयोगिता है
सामूहिकों में वास्तविक परिवर्तनों का निर्धारण। तो इसका कहने का मतलब है कि वास्तविक जो सामूहिकों मतलब या तो समूह कर लीजिए कि जो सामूहिक रूप से वास्तविक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे समग्र जो हम कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ को हम मान लेते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय आदि को निर्धारित करने में सहायक होती है। इसकी सहायता से हम वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की स्थिति कीमतों पर परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि निश्चित अवधि के लिए ठीक तुलना हो सके। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के लिए हम इस सूत्रों का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान कीमत का राष्ट्रीय आय मल्टीपल कर देंगे वर्तमान वर्ष के WPI बटे आधार वर्ष के WPI। देख लीजिए, या तो ये मल्टीपल यहाँ भी कर सकते हैं। ये मल्टीपल जो ये हम यहाँ पहले लिखें, हो सकता है हम यहाँ से मल्टीपल करके यहाँ उस चीज़ को हम लिख सकते हैं वर्तमान कीमतों का राष्ट्रीय आय। ई साइड करिए या ई साइड करिए, ये बात एक ही होगा, ठीक ना। तो ले लीजिए इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए 2001 की कीमतों पर जो है इसका राष्ट्रीय आय क्या है, 2001 की कीमतों पर इतना है, और 2000 की कीमतों पर कितना है राष्ट्रीय आय, इतना है। तो वर्तमान को देख लीजिए, वर्तमान वर्ष PI है 2000 वर्ष का जो है ये देख लीजिए 110 है, यानी कि ये यहीं से अगर हम काट दें तो कट जाएगा। लेकिन देखिए अब इसको कैलकुलेट, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय है, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है इक्वल टू इतना, यानी कि स्थिर कीमत पर ध्यान दीजिएगा, स्थिर कीमत पर हमेशा क्या किया जाता है, आधार वर्ष से निकाला जाता है, आधार वर्ष को मानते हुए। तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय को हम शामिल करेंगे। वर्तमान वर्ष के राष्ट्रीय आय इंटू 110, ये 110 ये हो गया आधार वर्ष का, और ये बाय 130 ये हो गया वर्तमान वर्ष का। तो इस प्रकार से ये निकल के आ जाता है। तो यहाँ ये निकल के, अब राष्ट्रीय आय के वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ उस चीज़ को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो ये आया इसमें हम माइनस कर देंगे इसको, आधार वर्ष के कीमतों पर जो राष्ट्रीय है उसको माइनस कर देंगे प्रचलित, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वास्तविक परिवर्तन क्या हुआ, डिफरेंस इसमें क्या है। इस तरह WPI को आय की कीमत विस्फीति तत्व स्वीकार किया जाता है। अगला इसका तरीका क्या है, उपयोगिता है, भविष्यवाणी में सहायक होता है, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। थोक कीमत सूचकांक देश में मांग तथा पूर्ति की दशाओं को निर्धारित करने में सहायक होता है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब है कि देश में WPI बढ़ता है तो मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है, और यह प्रकट करता है कि भविष्य में व्यापार तथा वास्तविक दशाएं अच्छी होगी। ठीक इसके विपरीत भी यही चीज़ होता है। जब क्या होता है, WPI जब घट जाता है, जब घट जो आता है तो क्या होता है, मांग पूर्ति में कमी हो जाती है। तो यह प्रकट होता है कि भविष्य में व्यापार या व्यावसायिक दशाएं अच्छी नहीं होगी, यह खराब स्थिति उत्पन्न होगा। इसकी चौथा उपयोगिता है निर्माण कार्यों की लागत, यानी कि WPI देश में निर्माण कार्यों की भविष्य की लागतों को निर्धारित करता है। यदि इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है तो इससे निर्णय कार्यों में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तथा इन कार्यों की लागतों में वृद्धि होगी। कहने का मतलब है कि
विभिन्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तथा इसके कार्यों की लागतों में वृद्धि होगी। यह कब होगी? जब इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की होगी, तब होगी। थोक कीमत सूचकांक ठीक उसी तरह बढ़ता है जैसे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक बढ़ता है। हमने उपभोक्ता कीमत सूचकांक पिछले क्लास में पढ़ लिए, उस चीज़ को देख लीजिएगा। अब आइए, ये था हमारा इसकी उपयोगिता। अब इसको देखिए, हम देखते हैं कि ये थोक मूल्य कीमत सूचकांक था, लेकिन अब हम देखते हैं औद्योगिक मूल्य सूचकांक। वास्तव में अगर देखा जाए तो उस महंगाई औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक के माध्यम से ज्ञात किया जाता रहा है और जा रहा है। अन्य देशों में, अपने भी देश में किया जाता है ऐसा। तो वह सूचकांक जो निश्चित समय अवधि में औद्योगिक उत्पादन के आकार में परिवर्तन का अध्ययन करता है। मतलब औद्योगिक उत्पाद के आकार में जो परिवर्तन आएगा, जो उतार चढ़ाव आएगा, उस चीज़ को ये बतलाता है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक कहलाते हैं। इसमें औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, न कि मूल्य परिवर्तन का अध्ययन करता है। यहाँ कहता है उत्पादों में, ध्यान दीजिएगा, वहाँ मूल्य की बात था, थोक मूल्य की सूचकांक था वो, लेकिन यहाँ था औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन न होता है, न कि मूल्य परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1993-94 आधार वर्ष के लिए वार्षिक आधार वर्ष बनाया गया है। यह उद्योग का 3 तरीके से 3 समूहों में बांटा गया है। देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया है, 2011-12 हो गया। लेकिन यहाँ पे औद्योगिक मूल्य सूचकांक जो है ये 93 और 94, ये यानी कि इसका आधार वर्ष यही है औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक का। ये ध्यान दीजिएगा, हमने इस चीज़ को अभी तुरंत नेट में सर्च किया और इसकी विकिपीडिया देखा तो इसे परिवर्तित नहीं दिखाया जा रहा। हो सकता है अगर कहीं परिवर्तित किया हो तो कोई ऑथेंटिक बुक या ये सरकार की जो वेबसाइट है उससे आप देख सकते हैं। हो सकता है ये परिवर्तन किया गया हो। हमें डाउट था कि ये परिवर्तन हुआ होगा तो हमने चेक किया, लेकिन विकिपीडिया में यही दे रहा है, तो आप देख लीजिएगा। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, खनन उद्योग, उत्पादन उद्योग और बिजली उद्योग। इसी प्रकार से आपने अभी जो थोक मूल्य सूचकांक के बारे में पढ़े, थोक कीमत सूचकांक, उसे भी 3 पार्ट में था। पहला पार्ट क्या था? प्राथमिक वस्तु, दूसरा क्या था? ऊर्जा वस्तु, और तीसरा क्या था? निर्मित वस्तु। इन सब चीज़ों को शामिल किया गया था औद्योगिक पदार्थ को, और इसमें औद्योगिक पदार्थ को रखा गया था, यहाँ ऊर्जा पद को, और यहाँ प्राथमिक वस्तु को, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध है उन सब चीज़ों को रखा गया था। तो इसी प्रकार इसमें भी 3 तरीका है। तो पहला है खनन उद्योग, जिसका भार ये 1993-94 के आधार पर इतना दिया हुआ है, इसका इतना और इतना इसका दिया हुआ है। अब देखते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाने का क्या स्टेप है। इसके स्टेप जो हैं वो है उद्योगों का वर्गीकरण करना पहले, है ना, यानी कि सबसे पहले सारे उद्योग उत्पादन को 3 समूहों में बांटा जाता है। पहला समूह क्या होता है? खनन उद्योग, दूसरा है निर्मित उद्योग तथा बिजली उद्योग। इन सब 3 भागों में इसे बांटा जाता है, यानी कि 3 वर्ग में रख दिया जाता है। इसमें कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 80% भार उत्पादन क्षेत्र को जाता है। अगला तरीका है समंकों का एकत्रीकरण। इसका आगे का तरीका क्या है? समंकों का एकीकरण। औद्योगिक उत्पादन के समंक 2 तुलनात्मक समय के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। भारत में यह समंक ऊपर बताए गए उद्योगों के लिए मालिक त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक आधार पर इकट्ठे किए जाते हैं। पूर्ण उद्योग के लिए निम्न श्रेणियां बनाई जाती है। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, पहला है तकनीकी उद्योग में कपड़ा, ऊन, रेशम आदि को रखा गया है।
दूसरा में खनन उद्योग को रखा गया, जिसमें कच्चा लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोल आदि आदि को रखा गया। अगला है धातु उद्योग, लोहा तथा इस्पात को इसमें रखा गया है। अगला है यांत्रिक उद्योग, जैसे रेल इंजन, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, ये सब चीज़ को रखा गया है। अगला है वे उद्योग जो उत्पादन कर देते हैं, जैसे चीनी, तंबाकू आदि। उसके बाद चौथा रखा है फुटकर उद्योग, जैसे शीशा, साबुन, सीमेंट। ये ध्यान रखिएगा कि इन सभी में से 36 वस्तुओं को शायद शामिल किया गया। आप नेट पर देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे विचार से 536 है। हम बहुत पहले इस चीज़ को देखे थे, अभी करंट में हमें नहीं मिल पाया, तो इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं इसमें इसका जो भार है, इस चीज़ को हम ऊपर में ही देख लिए। खनन को दिया गया है 10.47। अगला है निर्मित उत्पाद को जो इतना दिया हुआ है, और बिजली को इतना, यानी कि तीनों को अलग अलग समूहों में बांट करके भाग इसका दे दिया गया है, इसे भार दे दिया गया है। टोटल मिलाकर के इतना ध्यान दीजिएगा, जो भी भार होगा टोटल मिलाकर के 100 ही होगा। तो इसका फॉर्मूला ये है, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है। इसकी विधि है कि क्वांटिटी, वहाँ यहाँ देखिएगा क्वांटिटी से निकल रहा है Q01, 0 यानी आधार वर्ष और ये करंट वर्ष को देता है, इक्वल टू समेसन ऑफ Q1/Q0 × 100। अब क्या करेंगे, इन सब का समेसन निकाल, भार जो दिया है उससे मल्टीपल कर देना है बटे समेसन ऑफ भार, वेटेज को लिया गया है। तो ये रहा इसका तरीका। आइए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ खनन का मात्रा दिया हुआ है 100, इसका 2001 का है, 2000 का ये बेस ईयर का है, और ये करंट ईयर का है। यहाँ इसका मात्रा 120 दिया और इसका भार 10 दिया हुआ है। देखिए निर्मित वस्तु का यहाँ है, ये है और ये दिया हुआ है। बिजली वाला वस्तु जो है उसमें क्या है देख लीजिए, उसका मात्राएं ये है आधार वर्ष का, ये है करंट ईयर का, और ये है भार इसका। तो आराम से इसे देख लीजिए, आराम से ये ले लीजिए। यहाँ देख लीजिए तीनों को, खनन, निर्मित और बिजली को अलग अलग यहाँ तीनों को ले लिए हैं। उसके बाद Q0 को यानी कि आधार वर्ष को यहाँ पे हम रख लिए हैं। उसके बाद करंट ईयर को यहाँ हम रख लिए हैं। उसके बाद वेटेज को यहाँ रख लिए हैं। अब हमें R निकालना हो, तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q0 होगा, यहाँ गलत मिसप्रिंट हुआ है तो Q0 वहाँ होगा। अब क्या करना है आपको R निकालने के लिए, फार्मूला देखिएगा, फार्मूला इसका ये है, समेसन ऑफ RW/समेसन ऑफ W। तो R निकालने के लिए क्या, हम P निकालने के लिए जो करते थे पिछले प्राइस वाला में, इसमें R निकालने के लिए हम करेंगे वही करेंगे, Q1/Q0 × 100 कर देंगे। तो इससे इसको भाग, मतलब Q0 से भाग देना Q1 को, वो × 100 कर देना है। तो यहाँ देख लीजिए हम ये कैलकुलेट कर लिए हैं। एक मतलब इस फार्मूला पर आपको पुट कर देना है, सबको सेपरेट में कैलकुलेट कर देना है, निकल के ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, R और W को मल्टीपल कर देना, यानी कि भार को R से मल्टीपल कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा। और सबको जब जोड़ देंगे तो समेसन ऑफ RW, और W को जब हम समेसन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये हमारा निकल के आ जाता है। मतलब आप एग्जाम्पल स्वरूप ये समझ लीजिए कि ये आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकल के आ गया। तो इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं, इसका क्या लाभ है। तो देखिए व्यावसायिक दशाओं का सूचक है यह, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वह व्यावसायिक क्रियाओं का सबसे उत्तम सूचक है। यदि सूचक धनात्मक परिवर्तन प्रकट करता है, यह क्या है, धनात्मक परिवर्तन प्रकट करता है, तो इसका अर्थ है कि देश में तेजी यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जब यह व्यावसायिक दशा और जब घटता हुआ होगा, क्या होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा कि हम मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी।
और ये बुरा स्थिति को बतलाता है, देश की स्थिति को, बुरे स्थिति को बतलाता है। और ये जो है जो तेज़ी की स्थिति, अर्थव्यवस्था तेज़ी की स्थिति में होता है तो क्या होता है, देश के लिए यह अनुकूल होता है। यानी कि ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा इंडियन इकोनॉमिक्स में, जबकि आप लोग को पढ़ने का चीज़ है ये, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि हमेशा जो देश होता है वो अर्थव्यवस्था विकसित कर, यानी कि मुद्रास्फीति के साथ विकसित ही करता है। जब मुद्रास्फीति की स्थिति होता है तो ये विकसित होता है, लेकिन एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिट के बाद यह हानिकारक हो सकता है। अब आइए देखते हैं सूचकांक बनाने में क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। तो पहला इसका कठिनाई है कि वस्तु की मात्रा तथा गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। यानी कि जिस अवधि के लिए कीमत सूचकांक बनाया जाता है उसमें उपभोक्ता का ढांचा बदलता रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता है। इससे खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। दूसरा है उचित प्रचलित कीमतों के चुनाव में कठिनाई हो पाता है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रचुर कीमतें बहुत परिवर्तनशील प्रकृति की होती है, जो समय तथा स्थान के आधार पर परिवर्तित होती है। सभी समय पर ठीक तथा विश्वसनीय कीमतें प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अगला है कि आधार वर्ष का चुनाव करने में कठिनाई होता है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि किस वर्ष को हम आधार वर्ष बनाएं, यानी कि कब हो सकता है कोई साल ज़्यादा महंगाई हो जाता है, कोई साल मंदी की स्थिति हो जाता है, तो ये कठिनाई हो जाता है कि ये आधार वर्ष हम किस वर्ष को चयन करें। अगला है तुलना में कठिनाई, मतलब कंपेयर अगर हम करके देखें तो कठिनाई होता है। प्रत्येक सूचकांक परिवारों के विभिन्न समूहों जैसे विभिन्न वस्तुओं तथा इसकी किस्मों के लिए बनाया जाता है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों तथा देशों के सूचकांक को विभिन्न क्षेत्रों की जीवन लागतों तथा रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। अगला इसका तरीका है औसत के चुनाव में कठिनाई, मतलब सूचकांक निश्चित करने के समय कीमतों में औसत परिवर्तनों को प्रकट करते हैं। सांख्यिकी शास्त्रियों ने उचित औसत के चुनाव के लिए प्रति उलझन पाई जाती है। तर्कपूर्ण दृष्टि से कहा जाए तो गुणोत्तर माध्य सूचकांक बनाने के लिए विश्वसनीय औसत मानी जाती है, पर फिर सरलता की दृष्टि से समांतर माध्य जो अर्थमेटिक मीन है के प्रयोग में अधिक पसंद किए जाते हैं। ये था इसकी कठिनाई। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी क्या बुराइयां। यह सीमित प्रयोग में लाया जा सकता है, इसे वास्तविक सूचक नहीं माना जा सकता है, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह उपयोगी नहीं है, इसमें निष्कर्ष को प्रभावित करने का संभावना बहुत कम होती है और न्यायादर्शों पर अधिकतर आधारित होता है। यह जो होता है न्यायादर्श पर अधिक प्रभावित होता है और विभिन्न ढंगों के प्रयोग में भी यह नहीं लाया जा सकता है। तो ये रहा इसकी बुराइयां। अब आइए देखते हैं कंपेयर करके कीमत सूचकांक तथा मुद्रास्फीति को हम कैसे करें, प्राइस इंडेक्स नंबर एंड इन्फ्लेशन को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि कीमत सूचकांक जो होता है वह थोक कीमत सूचकांक पर विशेष रूप से देश में मुद्रास्फीति के माप का सबसे उचित ढंग है। मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को बताती है। हमने पहले भी बताया आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में परिवर्तन मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा विस्फीति को निर्धारित करता है। कीमत सूचकांक में वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती तथा कमी यह क्या होता है कि अविस्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति के माप के लिए इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता। देखिए
यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपेयर करके देखिए। मुद्रास्फीति का दर निकालने के लिए वर्तमान वर्ष का WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक और बटे क्या है, पहले वर्ष का थोक कीमत सूचकांक इंटू 100 और टोटल का 100 मल्टीपल, टोटल को 100 से मल्टीपल कर दीजिए तो ये महंगाई स्पष्ट रूप से निकल के आता है। मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप देख लीजिए, 2004 में WPI 120 है और 2005 में WPI 126 है। तो हम ये मान लीजिए 2004 को आधार वर्ष मान लेते हैं। तो मुद्रास्फीति दर निकालने के लिए ऐसे हम निकाल सकते हैं, यानी कि ये माइनस किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बताया कि यहाँ मल्टीपल, लेकिन सॉरी यहाँ ये माइनस किया जाता है 100 को, जितना आता है उसमें माइनस कर दिया जाता है, तो पता चल जाता है कि ये स्थिति आ गया। तो इस प्रकार से देख लीजिए 126 बटे 120 इंटू 100 माइनस है, तो 5% की स्थिति उत्पन्न हुई। भारत में मुद्रास्फीति का माप थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है, किंतु 139 वस्तु जो यहाँ दिया हुआ है ये अब बढ़कर कितना हो गया है, 697 वस्तु हो गया है। बाज़ार की स्थिति हमने नेट पर सर्च किया, नहीं मिला, कितनी है आप देख लीजिएगा, ध्यान देखिए करंट बुक में या तो सरकारी वेबसाइटों पर। और तथा कीमत 774 ये जो दिखाया जा रहा है 1993-94 के आधार वर्ष पर दिखाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर समंक एकत्रित किए जाते हैं, इसका निर्णय साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। ये तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिए थे। तो बस आज इतना ही। ये देख लीजिए, आज हम लोग इंडेक्स का लास्ट वीडियो था, इंडेक्स नंबर का यानी कि सूचकांक का ये लास्ट वीडियो था। आप ध्यानपूर्वक सभी वीडियो को एक एक करके देखें, सिर्फ बाय सीरियली, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैं इसमें आपका प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आएंगे उस चीज़ को मैं PDF फाइल के रूप में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।